हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ विज़र्ड। और आज हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन की। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ यार, सारी की सारी न्यूज़ चैनल्स पे हेडलाइंस में और अखबार में आपने देखा होगा कि 8th पे कमीशन जो है सरकार लाने जा रही है, जिसकी अदरवाइज़ काफ़ी उम्मीदें कम हो गई थी कंसिडरिंग द इकोनॉमी एंड ऑल। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी अगर 8th पे कमीशन का गठन किया गया है, तो एक चीज़ साफ़ है कि सरकार चाहती है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी हो, पैसा हो, ताकि उस पैसे को खर्च करके कंज़म्पशन बढ़ाई जा सके और कंज़म्पशन से ओवरऑल हम जीडीपी को बढ़ा सकें। तो हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी एंड मोदी सरकार शुरू से ही कंजम्पशन बेस्ड मॉडल पे है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमें इस पे कमीशन में भी देखा जाएगा। तो जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, जो भी स्टूडेंट्स हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करें, उनके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अपनी जॉब के हिसाब से आपकी कितनी बढ़ी हुई सैलरी है, उसका एग्ज़ैक्ट समझ आ सके। अगर हम बात करें फिटमेंट फैक्टर की, तो फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? किसी भी पे कमीशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो फिटमेंट फैक्टर होता है, क्योंकि ये बताता है कि आपकी तनख्वाह कितने गुना बढ़ेगी। यानी कि जैसे अगर हम 6th पे कमीशन की बात करें, तो 6th पे कमीशन के बाद जब 7th पे कमीशन आया था, तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था। मतलब कि 257% आपकी जो पे थी वो इंक्रीज़ यहाँ पे हो रही थी। तो इसी तरीके से आपका जो इस बार का फिटमेंट फैक्टर है वो डिसाइड करेगा कि कितनी आपकी एग्ज़ैक्टली जो पे है वो इंक्रीज़ होगी। 6th पे कमीशन के टाइम पे ग्रेड पे सिस्टम था, इसको हम ग्रेड पेज़ बोलते हैं। 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, दीज़ ऑल आर ग्रेड पेज़। ठीक है? ग्रेड पे के हिसाब से होता था, तो मतलब एक आपका पे बैंड हो गया, ठीक है? एक्स से लेके डबल एक्स तक, उसके ऊपर आपका ग्रेड पे हो गया। तो इन दोनों को मिला कर के आपकी ग्रॉस बेसिक आती थी, और इस ग्रॉस बेसिक के ऊपर आपका डीएनएस अलाउंस ऐड होता था, एंड उसके बाद आपकी जो ग्रॉस टोटल सैलरी थी वो कैलकुलेट की जाती थी। दिस वाज़ द सिस्टम। जो भी एम्प्लॉइज़ ऑलरेडी हैं उन सभी को ये चीज़ जो है पता होगी, एंड वो सब इससे एग्री भी करेंगे। उसके बाद 7th पे कमीशन ने जब 2.57 कर दिया, तो आ गया लेवल सिस्टम। तो आपके ग्रेड पेज़ अबॉलिश हो गए और लेवल्स आ गए। यानी कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो हर एक ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप बी की पोस्ट है तो ये लेवल, ग्रुप सी की पोस्ट है ये लेवल, ग्रुप ए की पोस्ट है तो वो लेवल 10 से शुरू होती थी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो थी चेंज हो गई, और ग्रेड पेज़ कोई आप कह लो, कुछ ग्रेड पेज़ मर्ज कर दिए गए, जैसे कि 6000 और 6600 को मर्ज करके 6600 कर दिया। ठीक है? कुछ मर्ज हो गए, कुछ नए बन गए, तो इस तरीके से काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो गया, 2.57 हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसके बाद डीएनएस अलाउंस ज़ीरो हो जाता है। तो जब भी कोई पे कमीशन आता है तो डीएनएस अलाउंस हमेशा ज़ीरो हो जाता है। इट वाज़ ओनली इन द जुडिशियल पे कमीशन, जो जजों का पे कमीशन आया था इस बार, उसके अंदर ज़रूर ये आप कह सकते हो कि धांधली कह लो या जुडिशियल ओवररीच कह लो, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल ओवररीच कहेंगे, कि इन्होंने अपना 3x भी करवा ली बेसिक पे, और उसके ऊपर डीएनएस अलाउंस को भी ज़ीरो नहीं करवाया। जिसके कारण से एक नए सबॉर्डिनेट जज की तनख्वाह एक आईएएस ऑफिसर से भी ज़्यादा हो गई, और एक डिस्ट्रिक्ट जज की तनख्वाह हाई कोर्ट जज से भी ज़्यादा हो गई। उसके बाद एक नोटिफ़िकेशन निकाला कि भई इसके अंदर हाई कोर्ट जज से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज की तनख्वाह, इसलिए उसको कैपिंग की जाएगी। तो हाई कोर्ट जज की तनख्वाह अगर 2,25,000 बेसिक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज की मैक्सिमम तनख्वाह को 2,24,100 पे कैप कर दिया गया, ₹900 के फ़र्क पे कैप कर दिया गया। बट अदरवाइज़ हमेशा जब भी कोई पे कमीशन आता है, डीएनएस अलाउंस हमेशा ज़ीरो हो जाता है। इट वाज़ द ओनली एक्सेप्शन इज़ इस बार का जो आपका जुडिशियल पे कमीशन 2 था, जिसके अंदर उसको ज़ीरो नहीं किया गया, अदरवाइज़ हमेशा ज़ीरो होता है। तो इस बार अगर हम बात करें तो कितना होना चाहिए? तो अगर इस बार की हम बात करें, तो वैसे तो डीएनएस अलाउंस इस वक़्त जो चल रहा है, वो आपका चल रहा है 56% के आस-पास, ठीक है? तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर है उस हिसाब से डिटरमाइन होगा। तो आपका फिटमेंट फैक्टर समव्हेयर अराउंड 186, मतलब 150 से 186 परसेंट के बीच में होना चाहिए। लेकिन क्योंकि 6th पे कमीशन के टाइम पे 2.57 था, तो देयर इज़ अ गुड डिमांड कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 या 3 अबव इस बार जाए फिटमेंट फैक्टर। यानी कि कम से कम 3 गुना हमारी भी होनी चाहिए, जुडिशियल ऑफिसर्स की हुई है, जुडिशियल पे कमीशन में हुई है, तो हमें भी 3 का तो फिटमेंट फैक्टर चाहिए। बट हम इस कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि अभी ऑफिशियली कोई फिटमेंट फैक्टर अनाउंस नहीं हुआ है, हम कैलकुलेशन बेसिस के लिए फिटमेंट फैक्टर को लेंगे एट 2.86। 2.86 2.86 पे हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 2.57 से ज़्यादा है और 3.3 या 3.5 से कम में है। तो एक एवरेज आपके पास फिटमेंट फैक्टर आ जाएगा, जो कि आपको ज़्यादा बेसिकली बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता पाएगा कि कितनी आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये बेनिफिट रहेगा 2.86 से कि अगर डीएनएस अलाउंस और बढ़ता है, क्योंकि देखो अभी तो कमीशन बैठेगा, कमीशन फिर रिपोर्ट देगा, फिर उस रिपोर्ट के ऊपर सजेशंस आएँगे, सजेशंस के बाद अप्रूवल होगा, फिर उसको एफडी जो है अप्रूव करेगा, फिर उसको सरकार नोटिफ़ाई करके लागू करेगी। तो मेबी इस दौरान 5-6 महीने या 1 साल का
का समय और लग जाए। अगर टाइम और ज़्यादा लग जाता है तो उस टाइम पे भी तो डीएनएस अलाउंस आएगा ना, तो जो अभी 56% पे डीएनएस अलाउंस है, हो सकता है तब तक 100% हो जाए, तो अकॉर्डिंगली फिटमेंट फैक्टर बढ़ना है। तो इसीलिए हमने एक एवरेज में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे ले लिया है फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस। अब अगर हम कैलकुलेशन पर्पसेस के हिसाब से 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लेते हैं, तो कितना हमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। सो लेट्स सी दैट। अब 1800 यानी कि बिल्कुल जो बेसिक लेवल 1 यानी कि क्लास 4 जॉब्स हैं, उनके अंदर जो स्टैटिक बेसिक सैलरी हो जाएगी, वो हो जाएगी 51,480। ये ग्रॉस सैलरी होगी, इसके ऊपर डीएनएस अलाउंस नहीं मिलेगा। लेवल 2 में 56,914, लेवल 3 में 6262, उसके बाद 72,000, लेवल 5 में 83,000। और अगर हम आ जाते हैं ग्रेड पे मतलब 4200, यानी कि अब आ गई आपकी ग्रुप बी पोस्ट्स। ये थी आपकी ग्रुप डी एंड सी, जिसको क्लास 4 क्लास 3 बोलते हैं। अभी आ जाएंगी आपकी ग्रुप बी, इसके अंदर ग्रुप बी गजेटेड एंड नॉन गजेटेड दोनों आ जाएंगी। गजेटेड वो होते हैं जो गजेटेड अफसर की कैटेगरी में आते हैं, नॉन गजेटेड वो जो गजेटेड अफसर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो अब गजेटेड पोस्ट के अंदर ग्रुप बी पोस्ट के अंदर आपके स्टार्टिंग आ जाती है लेवल 6 से, जैसे कि अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट हो गए, ये सारे के सारे, ठीक है। 4200, इवन जेई वगैरह भी कुछ स्टेट्स के अंदर इसमें आते हैं। उसके बाद 7 में 4600 हो गया, 8 में 4800 हो गया, 9 में 5400 हो गया। जो भी लीगल बैकग्राउंड के लोग हैं, हमने देखा था अभी रेलवे की वैकेंसी के अंदर जो आपके लॉ ऑफिसर्स थे, जो उनको भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को भी लेवल 6 में रखा गया था। तो अब उनकी जो बेसिक, अब उनकी जो रिवाइज़ सैलरी होगी वो कितनी होगी, 1,01,244। उस टाइम पे हम देख रहे थे समवेयर अराउंड 44-45,000, 35,000। और सिमिलरली अब अगर उनकी रिवाइज़ हो जाती है 5400, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को 6 से लेवल 9 पे कर दिया है, ठीक है? गज़ेटेड वो पहले भी था, गज़ेटेड अब भी है। तो अब लेवल 9 पे अगर हो जाता है तो हो जाएगा 1,51,886। अगेन इसके ऊपर डीएनएस अलाउंस कुछ भी नहीं होगा, तो दिस विल बी योर ग्रॉस पे। 4600, 4800 ये बीच के लेवल्स आ गए। इसके अंदर आपके जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के जितने भी जूनियर इंजीनियर्स और एसडीओ हैं, वो लोग भी इसी ग्रेड पेज में आ जाते हैं। अकाउंट्स ऑफिसर्स भी इन्हीं ग्रेड पेज में आ जाते हैं। सेक्शन ऑफिसर्स भी इन्हीं ग्रेड पेज में आ सकते हैं। एंड आप कौन सी पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो उसका क्या ग्रेड पे है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं ग्रुप पे पे। अब आ जाते हैं क्लास 1 ऑफिसर्स पे। अगर आप डायरेक्टली आईएएस बन जाते हो या स्टेट पीसीएस में आ जाते हो, हालाँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है बट सेम ही चीज़ स्टेट पे फॉलो करता है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। तो इसके अंदर आपका लेवल 10 है, लेवल 10, लेवल 11, लेवल 12, लेवल 10 इज़ द स्टार्टिंग, जिसको 5400 का ग्रेड पे कहते हैं। हालाँकि 5400 2 तरह का होता है, एक तो ये लेवल 1 5400, ये क्लास 1 5400 है, ये क्लास 2 5400 है। दोनों 5400 हैं, सैलरी के अंदर माइनर सा फ़र्क है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर हम ले रहे हैं, तो भी 1,51,886 और 1,60,000, मतलब 8-10 हज़ार का ही फ़र्क है। आज की डेट में 3,000 का ही फ़र्क है। सिर्फ फ़र्क क्या है, दोनों गज़ेटेड ऑफिसर्स हैं कि ये क्लास 1 कैटेगरी में है, वो क्लास 2 कैटेगरी में है। उसके बाद 6600 जो मैं आपको कह रहा था, पहले 2 ग्रेड पेज अलग-अलग होते थे, 6000, 6400 और 6600, उन तीनों को मर्ज करके यहाँ पे कर दिया गया था लेवल 11। इसके अंदर 1,93,622 हो गया, उसके बाद 7600 आ गया, उसके अंदर आपका आ गया 2,25,368। सो दिस इज़ अ वेरी गुड लेवल जहाँ पे आपके सीनियर लॉ ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं। जो भी हमने एडवर्टाइजमेंट्स देखी है जिनमें 5 टू 7 ईयर एक्सपीरियंस माँगा गया है, वो लोग यहाँ पे एडजस्ट होते हैं। तो आपकी 2,25,000 स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे होने वाली है बेसिक। इसके ऊपर आपके जो बेसिक के ऊपर आपको सैनिटरी अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, वो सारी चीज़ें अलग रहेंगी। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग डायरेक्टली गोइंग इनटू क्लास 1। अगर आप डायरेक्टली क्लास 1 लगते हो तो ये बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं सुपर क्लास 1 पे, ऑल्दो ऐसी कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, बट सुपर क्लास 1 या फिर ग्रुप ए, इन सर्विसेज को बोला जाता है जो पे बैंड 4 में आते हैं। जो ग्रेड पेज 8700 से 8900 10,000 के बीच में आते हैं, इनको बोलते हैं पे बैंड 4 या फिर सुपर क्लास 1। ठीक है जी। इसके अंदर आपके लेवल आ जाते हैं लेवल 13, लेवल 13 ए और लेवल 14। इसके अंदर आपकी 8700 के अंदर स्टार्टिंग सैलरी ही 3,52,000 डबल सिक्स हो जाएगी फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से, विच इज़ अ वेरी गुड सैलरी एंड वेरी गुड रिटायरमेंट पॉइंट। अगर आप एसएससी को भी क्रैक करते हो, आप लेवल 9 पे भी शुरुआत करते हो एंड आप अच्छे से प्रमोशंस लेते रहते हो, इंक्रीमेंट्स आपके मिलते रहते हो, देयर इज़ अ गुड चांस कि आप 8700 पे रिटायर हो जाते हो एंड आपकी पेंशन भी बहुत अच्छी बन जाती है। उसके बाद 13 ए इज़ 3,74,000 एंड 10,000 इज़ 4,12,000। ठीक है, इसके अंदर अगेन देयर इज़ अ चांस बिकॉज़ देयर इज़ अ डिमांड कि 8700 और 8900 को मर्ज किया जाए और 10,000 से जो इसका डिफरेंस है उसको घटाया जाए। इसको रिवाइज़ भी किया गया था
और उसके बाद नेग्लिजिबल सा डिफरेंस हो गया था, क्योंकि 8700 के अंदर 8900 वाली पे और 8900 के अंदर ऑलमोस्ट 10,000 के बराबर पे हो गई थी। तो आप सोच सकते हो कि ये 352 की जगह यहाँ पे 385 हो, यहाँ पे 390 हो, यहाँ पे 410 हो। तो इतना और ज़्यादा इसके अंदर इंक्रीज़ आप देख सकते हो पे बैंड 4 के लिए। तो जो भी पे बैंड 4 वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हेड्स ऑफ टू यू, आपके तो बहुत मज़े यहाँ पे होने वाले हैं 8 पे कमीशन के बाद। अब आ जाते हैं सुपर क्लास 1। सुपर क्लास 1 कौन लोग होते हैं? इसके अंदर कुछ कैटेगरीज़ आती हैं जिनको ग्रेड पेज़ असाइन नहीं किए जाते हैं। सो देयर आर नो ग्रेड पेज़। जब 6 पे कमीशन आया, 7 पे कमीशन, तो उस टाइम पे कोई ग्रेड पेज़ नहीं थे और ये पे बैंड के बाद सीधा लेवल्स आए थे। तो लेवल 15, लेवल 16, लेवल 17, लेवल 18। लेवल 18 को हम कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी एंड उसके इक्विवेलेंट रैंक वाले ऑफिसर्स को मिलता है। लेवल 17 हम बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी रैंक। तो चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और जो मेंबर्स होते हैं बहुत सारे कमीशंस के, हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, उन सबको ये वाला मिलता है। कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के अंदर अगेन जो चीफ जस्टिस होते हैं ऑफ द हाई कोर्ट, उनको ये वाला बैंड मिलता है और सुप्रीम कोर्ट जज का तो डिफरेंट ही होता है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया लेवल 16, लेवल 15। लेवल 16 नॉर्मली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को नहीं मिलता। सो इट इज़ मोस्टली गिवन टू द आर्मी पर्सोनल्स या फिर पुलिस ऑफिसर्स या फोर्सेस के लिए आप कह सकते हो ये होता है। सो इट इज़ नॉट टू द एग्जीक्यूटिव पोजीशंस। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे हैं, उनके लिए लेवल 16 इज़ नॉर्मली वर्थलेस। लेवल 15 आपका आ जाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक ये अगर आप इसके अंदर हैं, आईएएस के अंदर है, तो आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने पे मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉन आईएएस हैं तो आपको ये पे मिल जाएगी, बट आपको रैंक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाला नहीं मिलेगा। नॉन आईएएस को ये वाला पे कब मिल जाता है? फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंजीनियर इन चीफ बन जाते हैं, तो आपको ये वाला पे मिल जाता है, बट आपका रैंक नहीं बढ़ता, आपका रैंक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नहीं होता। एंड सिमिलरली अगर आप आईपीएस हैं और आप इसमें आ जाते हैं और आप एडीजीपी हो जाते हैं, तब आपको ये वाला पे मिल जाएगा, लेकिन नेचुरली आपका रैंक नहीं उतना बढ़ता। तो अगेन लेकिन कैश की बात तो कैश ही रहती है, कैश वाली बात किसी और में नहीं है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक पे आपकी जो तनख्वाह है वो होगी 5,21,000 8 पे कमीशन के बाद, जो अभी है 1,82,000 के आसपास। जो चीफ सेक्रेटरी रैंक पे जो अभी 2,25,000 पे है, वो हो जाएगी 6,43,000 और कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक पे जो अभी 2,50,000 पे है, वो हो जाएगी 7,15,000। सो दिस इज़ व्हाट विल बी डन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 का हमें आ जाता है। इसी के साथ-साथ एक और बहुत अच्छी बात ये है कि जो भी पेंशनर्स हैं, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर आते थे, उनको भी इसी चीज़ का लाभ होता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके फादर डीजीपी पुलिस रिटायर हुए थे, ठीक है? तो उनकी लास्ट तनख्वाह हुई होगी 2,25,000। अब उनकी जो पेंशन कैलकुलेट हो रही थी वो 2,25,000 पे हो रही थी, लेकिन अब 8th पे कमीशन के बाद उनकी पेंशन किस पे कैलकुलेट होगी? 6,43,000 के हिसाब से उनकी पेंशन जो है वो कैलकुलेट होगी। तो नेचुरली पेंशन के अंदर भी आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं कि कई लोग कहते हैं कि बिल्कुल ही डबल ट्रिपल हो जाती है तनख्वाह पे कमीशन के बाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोगों को समझ नहीं आती चीज़, इसलिए वो कहते हैं, क्योंकि डीएनएस अलाउंस तो आपको पहले भी मिल रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी सीधा ही 2.86 का मतलब 2.86 टाइम्स तनख्वाह बढ़ गई। उसके अंदर से जो डीएनएस अलाउंस आप ऑलरेडी ले रहे हो, उसको भी तो कैलकुलेट करो ना। वो आपका जो डीएनएस अलाउंस ऑलरेडी चल रहा है, वो तो आपको मिल ही रहा है। तो इट्स नॉट दैट कि हम हर वीडियो में यही डिस्कस करते हैं, जितनी भी हमारी जॉब्स की वीडियो आती हैं, कि इतना आपका बेसिक है, उसके ऊपर आपका 56% डीएनएस अलाउंस होगा, 18% एचआरए होगा एंड सो ऑन। तो वो चीज़ें हम ऑलरेडी ऐड करके चलते हैं 75% का। तो वो 75% या 70% जो भी एडिशन है, वो एडिशन खत्म हो जाएगा। जब तक ये फिटमेंट फैक्टर अप्रूव होगा, मेरे को लगता है 6 महीने से 1 साल तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि यार वो कितना इम्प्रूव हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे हमें देखने ही पड़ेंगी और इसीलिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ड्रास्टिक 2 गुना 3 गुना का सैलरी में जंप नहीं आता। बेसिक में जंप आता है, लेकिन जो ग्रॉस है उसके अंदर उतना जंप नहीं आता। ग्रॉस के अंदर मेबी 10, 20, 30% डिपेंडिंग ऑन आप किस रैंक पे हो, लेवल 1 पे हो कि लेवल 15 पे हो, उस हिसाब से आता है। लेकिन जो आपका ओवरऑल बेसिक होता है वो बढ़ जाता है। बेसिक आपका 3 गुना बढ़ा तो उसका मतलब ये नहीं कि ग्रॉस भी 3 गुना बढ़ेगा, ग्रॉस डीएनएस अलाउंस एडजस्ट करने के बाद बढ़ेगा। सो मैंने आपको जितनी भी ये सैलरीज़ लिखी हैं टेबल कैलकुलेट किए 2.86 के ऊपर है और ये सारी बेसिक हैं। एंड इफ यू वांट दिस टेबल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल प्रोवाइड यू द लिंक टू दिस टेबल। सो दिस वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई इसमें डाउट्स हों तो आप पूछ सकते हैं एंड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो इससे रिलेटेड तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं एंड विल ग्लैडली टेल यू। इसके अलावा कुछ जो लोगों के डाउट्स थे विद रिगार्ड टू द ग्रेड पेज एंड पे स्केल्स, तो जैसे कि अभी लेवल 9 पे आपकी 53,100 पे है। अभी आपकी लेवल
10 के ऊपर पे जो है वो 56,100 है। 12 पे आपकी पे जो है इट इज़ समवेयर अराउंड 78,600 इस तरह की कुछ पे है। तो ये सब भी अगर आपको डाटा चाहिएगा तो वी विल प्रोवाइड यू विद दैट डाटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।